हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सब के सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को खूब ध्यान से समझिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन बच्चों आपको कराए जाएंगे प्रयास करिएगा उसको कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के समय आपको इसको रिवाइज करके जरूर जाना है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लिखा है चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। चाल और समय के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उससे क्या ज्ञात करते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों पिंड की चाल, दूसरा ऑप्शन है पिंड द्वारा चली गई दूरी, तीसरा ऑप्शन है बच्चों पिंड का त्वरण, चौथा ऑप्शन है पिंड की गति। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं हम कि ये चाल समय ग्राफ बनता कैसे है। देखो बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ ये हमारा वाई एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, जब चाल समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आपको प्राप्त होता है। तो ये जो झुकाव आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस झुकाव की बात ये कर रहा है। ये झुकाव जो है, ये जो ढलान है वो किसको दिखाता है? तो आपको पता होगा कि tan थीटा इक्वल टू y/x यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से पिंड का त्वरण ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा कि चाल समय ग्राफ के ढलान से हम क्या करते हैं? पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बच्चों है, कह रहा है दो वस्तुएं h1 तथा h2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात। तो ये जो अनुपात यहाँ प्राप्त होगा वो √h1/h2 होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी बच्चों जो होगा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको मोशन की इक्वेशन का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो अलग अलग ऊंचाइयों से h1 और h2 ऊंचाइयों से अगर वस्तुएं छोड़ी जा रही हैं तो जब वो गिरेंगी तो उनके समय का जो अनुपात होगा वो √, ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। कह रहा है जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती अवमंदित, त्वरित, असमान, एक समान। समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो इस सिचुएशन में उसकी जो चाल होगी बच्चों वो एक समान गति कहलाएगी। कौन सी गति कहलाएगी? एक समान, क्योंकि जो है उसकी गति ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक समान चल रही है, इसलिए कहेंगे उसकी चाल कैसी है बच्चों? एक समान चाल उसको बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य है, नियत है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो नियत होगा क्योंकि उसी के अनुक्रमानुपाती है तो वो नियत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा बच्चों इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा रहेगा? नियत रहेगा या नियत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बच्चों, 1 किलोग्राम भार का मान होता है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार का मान होता है। देखो बच्चों, द्रव्यमान जो है उसको हम लोग m से दिखाते हैं। द्रव्यमान जो है उसको हम किससे दिखाते हैं? m से दिखाते हैं। और जबकि जो भार मीन्स उसको हम w से दिखाते हैं और w इक्वल टू mg होता है ना। तो अब यहाँ पर 1 किलोग्राम भार कह रहा है तो 1 किलोग्राम मतलब ये जो m है m, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये जो हमारा g है इसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो जब 1 × 9.8 करोगे तो जा करके हमें 9.8 न्यूटन वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए क्योंकि 1 किलोग्राम भार जो होगा उसका मान होगा 9.8 न्यूटन। जब हम द्रव्यमान को जी से गुणा करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तो हमें उसका भार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक हवाई जहाज
क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। एक हवाई जहाज जो है वो क्षैतिज दिशा में क्या हो रहा है, उड़ रहा है। उससे एक पत्थर गिराया जाता है, उससे एक पत्थर गिराया जाता है। पत्थर का पृथ्वी तक पहुंचने का मार्ग कैसा होगा? क्षैतिज, वृत्तीय, ऊर्ध्वाधर, परवलय के आकार का। तो यही होगा बच्चों परवलय के आकार का। जब इस तरीके से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है कि प्रक्षेप का जो पथ होगा बच्चों कैसा होगा, परवलयाकार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उत्तोलक वाली कंडीशन है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, खुद से ही पढ़ा होगा, अभी हमने इसको नहीं पढ़ाया है। यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। इसमें से किस प्रकार का उत्तोलक है जिसका यांत्रिक लाभ जो है बच्चों एक से अधिक होता है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो द्वितीय वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं बच्चों, उनका यांत्रिक लाभ जो है वो सबसे एक से अधिक हमेशा रहता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है बच्चों बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा कि यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक किसका होता है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है वो सदैव एक से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, पिंड जो है उसकी गतिज ऊर्जा कितना करने के लिए कह रहे हैं भैया, 4 गुना, तो कह रहे हैं कि उसका संवेग कितना हो जाएगा। तो बच्चों संवेग जो होगा वो केवल 2 गुना होगा, क्योंकि वहाँ पर संवेग में P बराबर mv होता है। संवेग में P बराबर क्या होता है बच्चों, P बराबर mv होता है। और गतिज ऊर्जा में k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है ना, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर v का स्क्वायर बढ़ेगा तो यहाँ v बढ़ेगा, मतलब यहाँ 4 गुना, तो 4 का वर्गमूल 2 गुना, यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कि मतलब उस सिचुएशन में गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाएगा तो संवेग जो है वो कितना बढ़ेगा, 2 गुना वहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। लिखा निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कौन है ऐसा इसमें जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल ऊर्जा का ही मात्रक है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ये भी ऊर्जा का मात्रक है। मेगावाट, मेगावाट जो है बच्चों ये पावर का, शक्ति का मात्रक है। इसलिए यही ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सब के सब क्या हैं, ऊर्जा के मात्रक हैं। बस यही सी वाला जो है मेगावाट ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। कह रहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने से उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो नज़दीक लेकर के आएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा जो होगी बच्चों क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि उसमें प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो पास पास जब आ जाएंगे तो उनका जो मोशन की प्रॉपर्टी होगी, जो गति की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो तो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा उनकी घट जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा वहाँ पर बढ़ जाएगी। और दोनों की दोनों ऊर्जाओं का योग सदैव कांस्टेंट रहता है, तो एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी बच्चों, स्थिर ऊर्जा क्या होगी वहाँ पर घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा, घट जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक इसमें से कौन है? लिखा है किलोवाट घंटा, वाट घंटा, अर्ग और जूल। सबसे बड़ा यहाँ पर जो मात्रक लिखा है बच्चों वो किलोवाट घंटा है, और यही जो है इसी को यूनिट भी कहा जाता है, और ये व्यवहारिक मात्रक है ऊर्जा का, जिसको आज के समय में यूज़ किया जाता है। तो ऊर्जा का इसमें से दिया गया जो सबसे बड़ा मात्रक होगा वो किलोवाट घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है। पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध है।
पृथ्वी से वायुमंडल जो है वो किसके द्वारा संबंध है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? वायु द्वारा, गुरुत्व द्वारा, बादलों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गुरुत्व द्वारा जुड़ा हुआ है। पृथ्वी से वायुमंडल जो है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? गुरुत्व के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा। लिखा है किस वैज्ञानिक ने कैपिटल जी का प्रयोगात्मक मान दिया था? ठीक है, कैपिटल जी का प्रयोगात्मक मान जो है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था? कैवेंडिश ने, कापरनिकस ने, ब्रूक टेलर ने, इनमें से कोई नहीं। कैपिटल जी का जो मान है बच्चों उसको कैवेंडिश ने बताया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसने बताया था? कैवेंडिश ने बताया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। उपग्रह में भारहीनता का कारण है। उपग्रह जो होते हैं उनमें भारहीनता क्यों होती है? ठीक है, पहला है शून्य गुरुत्व, दूसरा है द्रव्यमान केंद्र, तीसरा है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल जो होता है उसी के कारण उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है। तो ये होगा बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है बच्चों कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कृत्रिम उपग्रह जो है वहाँ पर एक सरल लोलक जो होगा उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो वहाँ पर बच्चों उसका आवर्तकाल अनंत होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा है 2 सेकेंड, तीसरा है 3 सेकेंड, चौथा ऑप्शन यहाँ पर अनंत लिखा हुआ है। तो यही चौथा ऑप्शन जो होगा बच्चों अनंत वाला, ये आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। केपलर ने खोज की थी। केपलर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या खोजा था? गति के नियम, घूर्णी गति के नियम, ग्रहीय गति के नियमों को और वक्रीय गति के नियम। तो इन्होंने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे केपलर ने, आपने पढ़ा होगा। और उन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए बाद में जो है गुरुत्व के नियम बनाए गए हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रहीय गति के नियमों को केपलर नाम के, ठीक है, साइंटिस्ट ने समझाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पानी का घनत्व तो अधिक होता है। पानी का घनत्व तो अधिक होता है यदि उसका ताप हो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? अब तो आपको याद भी हो गया होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब भी कोई पेपर में खोलता हूँ तो अक्सर 2-3 साल के बाद ये क्वेश्चन जरूर दिख जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा कि जो बच्चों यहाँ पर पानी का घनत्व होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है निम्न में से किन रंगों की आवृत्ति सबसे कम है? किसकी आवृत्ति जो है, किसकी, किन रंगों कह रहे हैं, निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है? कौन सी ऐसी तरंग है जिनकी आवृत्ति सबसे कम होती है? क्षय तरंगे, गामा तरंगे, रेडियो तरंगे और ध्वनि तरंगे। इसमें से सबसे कम जो होती है आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति जो होती है बच्चों वो रेडियो तरंग की होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा रेडियो तरंग वाला, वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सी वाला ऑप्शन बच्चों यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। इसमें से कौन सी ऐसी हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, ये नहीं हैं। प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, गामा तरंगे जो हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, जिसका नाम है पराश्रव्य तरंगे, तो पराश्रव्य तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है बच्चों निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा।
किसकी निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? कौन सी ऐसी तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसमें ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य जो है बच्चों, ठीक है, इसमें जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य बच्चों सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और 20 के 20 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे ये कमेंट्स में जाकर के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आज आपको जो वीडियो मिलेगा 3 बजे उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम आपके लिए बेस्ट स्टडी प्लान प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम आगे चल के वर्क करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।